हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बट गाइस, उससे पहले आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए और जितने भी लोग हमारे टॉपर स्टडी चैनल से कनेक्टेड हैं वो सब अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो गाइज, आप लोगों का आई एम श्योर इस साल का सबसे पहला गोल होगा आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहे हैं। बट गाइज, अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड गाइज, आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो गाइज, आप लोगों के पास 2 मंथ हैं आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज, इन 2 मंथ के अंदर आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड यस, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए गाइज, फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई एम श्योर यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल होगा। गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमसे 2 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। पहला है सर्वसत्तावादी व्यवस्था और दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। बेसिकली इन दोनों व्यवस्थाओं के अंदर अंतर पूछा गया है कि बेसिकली सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है। तो गाइज, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। सो गाइज, परिचय आप लोगों को कुछ इस तरह से देना है कि लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डोमेस से आया है जो लोगों को संदर्भित करता है, और कैटोस जिसका अर्थ है शक्ति। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक राज्य वह है जिसमें सत्ता लोगों से निकलती है। एक व्यक्ति कह सकता है कि तब सत्तावाद एक लोकतंत्र के विपरीत है। एक सत्तावादी शासन में सारी शक्ति अकेले एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, जिसे अक्सर तानाशाह कहा जाता है। इस प्रदर्शनी में हम लोकतंत्र और अधिनायकवाद के उन विशिष्ट पहलुओं की पड़ताल करते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि सत्ता और शासन की ये दो प्रणालियाँ किस प्रकार प्रभाव डालती हैं, विशेषकर राष्ट्रीय के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में। सो गाइज, बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन के अंदर यही मेंशन करना है कि बेसिकली ये जो लोकतंत्र शब्द है ये कहाँ से आया है। सो बेसिकली गाइज, ग्रीक भाषा के एक शब्द से लोकतंत्र शब्द आया है। 2 शब्दों से लोकतंत्र शब्द आया है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर लोकतंत्र शब्द को बनाया गया है, जिसका सीधा सा जो अर्थ होता है वो ये अर्थ होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो शक्ति है वो लोगों के हाथों में केंद्रित है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में। इसी तरह से इसके विपरीत जब हम देखते हैं सर्वसत्तावादी व्यवस्था को, तो उसके अंदर बताया गया है कि जो शक्ति होती है वो एक व्यक्ति के पास होती है जो कि सत्ता के अंदर बैठा होता है और वो शक्ति का प्रयोग अपने मन चाहे लाभ के लिए करता है। सो गाइज, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा पहला पॉइंट। एंड गाइज, मैंने आप लोगों को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। गाइज, चलिए फटाफट से हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि किन पॉइंट के थ्रू हम हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था और सर्वसत्तावादी व्यवस्था में डिफरेंस देख सकते हैं। तो गाइज, हमारा पहला पॉइंट है नेताओं का चयन। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी विशेषताओं में से एक है जो इसे सत्तावाद से अलग करती है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेताओं को चुना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र लोगों की शक्ति को बनाए रखने के लिए है, इसीलिए नेताओं को इस तरह चुना जाता है कि वे वास्तव में लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करें। यह निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव के माध्यम से किया जाता है, जिससे नागरिक सामूहिक रूप से मतपात के माध्यम से नेताओं की अपनी पसंद को व्यक्त कर सकते हैं। नेताओं को इस प्रकार चुना जाता है जिसका आधार पर मतदाता सामूहिक रूप से चयन करते हैं, और नेता की शक्ति इस जन आदेश जी है। चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मतदान और मतगणना प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र परिवेश के साथ एक तटस्थ पार्टी द्वारा प्रशासित किया जाता है।
तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जो सबसे पहला पॉइंट है, उसकी जो सबसे पहली क्वालिटी है जिसके थ्रू हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक सर्वसत्तावादी व्यवस्था को अलग करते हैं, वो है नेताओं का चयन। बेसिकली गाइज नेताओं के चयन से हमें पता चलता है कि कोई भी देश या कोई भी जगह जहाँ पे हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं वो सर्वसत्तावादी है या लोकतांत्रिक। गाइज एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश के अंदर यानी कि हमारे भारत के अंदर हम नेताओं का चयन खुद करते हैं। हमारे यहाँ हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं जिनसे कि हम हमारे नेताओं का चयन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो गाइस चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि हमेशा सत्ता के अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर एक सर्वसत्तावादी व्यवस्था है और इंडिया के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सो गाइस इस तरह से ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर है। गाइस अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वसत्तावादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, किस तरह से नेताओं का चयन होता है या किस तरीके से ये प्रणाली होती है। सो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि एक सर्वसत्तावादी राज्य में इस तरह के तंत्र को अप्रचलित या निर्धक बना दिया जाता है। तानाशाह सत्ता से चिपके रहना और इसीलिए चुनावों की बहुधारणा उसकी इच्छा के विपरीत होती है। इसी प्रकार अधिनायकवादी राज्य अक्सर चुनावों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अधिक कपटी मामलों में तानाशाह चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन बेईमानी व्यवस्था में हेर फेर करके अपने नागरिकों को पसंद का भ्रम पेश करते हुए मंचित चुनाव केवल तानाशाह के जारी शासन को वैध बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे तानाशाह जनता के समर्थन का आनंद ले रहा है। सो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि जो चुनाव प्रणाली होती है, एक नेता का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उस सर्वसत्तावादी व्यवस्था में पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है या पूरी तरह से उसको मोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड पॉइंट के अंदर या तो चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है या फिर अगर चुनाव किए भी जाते हैं तो उनके अंदर हेर फेर बेईमानी करके जो व्यक्ति तानाशाह के रूप में कार्य कर रहा है उसी को वापस सत्ता में ले आया जाता है, जिससे कि व्यक्तियों को ऐसा लगे, उस देश की आम जनता को ऐसा लगे कि वो तो लोगों द्वारा चुनकर आया है, पर वास्तव में ये सच नहीं होता। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के जितने भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं नागरिकों की भागीदारी। तो गाइस नागरिकों की भागीदारी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेताओं के चयन से परे एक और विशेषता जो सत्तावादी राज्यों से लोकतंत्र को अलग करती है वह नागरिक भागीदारी का स्तर है, जो अपेक्षित और अनुमित है। डेमोक्रेसी के पक्ष का समर्थन करते हैं और करने वाले इस व्यवस्था को वास्तव में राजनीतिक परिदृश्य में अपने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं, जबकि तानाशाह वास्तविक भागीदारी की संभावना पर भी सवाल उठाते हैं। देश में नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों के बारे में सूचित करके और इन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के साथ साथ उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय के बारे में भी बताया जाता है। नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन के सक्रिय से होकर इन निर्णयों को आकार देने की शक्ति दी जाती है। यहाँ तक कि चुनावों में बुद्धिमानी से मतदान करके ऐसे शासक को चुना जाता है जो शासन में किन हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ये समझ सके और नागरिकों की सक्रिय रूप से शक्ति का अभ्यास में भाग ले सकें। सो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो नागरिकों की जो भागीदारी होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में। सरकार, एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोगों को उस निर्णय पे सवाल उठाने, अपने जो उनके दिमाग में भ्रम होते हैं उनके बारे में सरकार से पूछने का पूरा हक है। और सरकार भी हमेशा ये कोशिश करती है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कि लोगों को अपने जो कार्य हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से समझा सके। जबकि एक
तानाशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो इस फ्रीडम को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो भी चीज़ें, ये जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। सो गाइस, ये हमारे ये 4 पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से समझने इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस बताया जा रहा है कि कैसे लोगों की भागीदारी को सर्वसत्तावादी व्यवस्था के अंदर देखा जा सकता है। सत्तावादी राज्य भागीदारी के इन तरीकों को अस्वीकार करता है और वास्तव में सिद्धांतों में भागीदारी सार्वजनिक असंतोष को सार्वजनिक विद्रोह माना जाता है। तानाशाह में सत्ता में तानाशाह के निर्विरोध कार्यकाल के लिए खतरा और तानाशाह ऐसे विरोधों को चुप कराने के लिए राज्य में हिंसा भड़काते हैं और इस बीच निर्णय लेना तानाशाह की इच्छा तक ही सीमित होता है। तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि सर्वसत्तावादी व्यवस्था में इस तरीके की कोई फ्रीडम नहीं मिलती कि अगर आप सरकार के किसी कार्य से खुश नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अस्वीकार करने को अस्वीकृति नहीं मानी जाती है और उसे एक सार्वजनिक विद्रोह समझ लिया जाता है और तानाशाह ऐसी स्थिति प्रकट कर देता है, ऐसी व्यवस्था प्रकट कर देता है जहाँ पे हिंसा भड़क जाती है और तानाशाह कहता है कि अब मेरी इच्छा से ही सब कुछ होगा। सो गाइस, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है मौलिक स्वतंत्रता। अंत में जो अधिनायकवाद से अलग लोकतंत्र स्थापित करता है वह मौलिक स्वतंत्रता का उपचार है। सचमुच लोकतांत्रिक समाज वह है जो अपने सभी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है और उनकी परवाह करता है, चाहे वे कोई भी हों। इन स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति, धर्म, सभा और प्रेस की बुनियादी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। साथ ही बुनियादी अधिकारों जैसे निजात का अधिकार, नियत प्रक्रिया और जीवन के अधिकार भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सर्वसत्तावादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है यह हम देखते हैं। दूसरी ओर एक तानाशाह इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का सम्मान नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्वतंत्रताएं और अधिकार आमतौर पर तानाशाह को आलोचनाओं के लिए उनकी गलतियों के संपर्क में और अंततः उनकी शक्ति सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। क्योंकि हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं सभी पर समान रूप से लागू होती हैं, उन्हें तानाशाह और सामान्य नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए, जो भी वे हो सकती हैं। एक तानाशाह इसीलिए अक्सर सत्ता में खुद को बनाने के लिए इन अधिकारों की अनदेखी, यहाँ तक कि उल्लंघन करता है। पिछले वर्ष में तो गाइज बेसिकली यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट ये फिनिश होते हैं। तो गाइज हमारा जो लास्ट पॉइंट है मौलिक स्वतंत्रता, उसके अंदर बताया गया है कि जो मौलिक स्वतंत्रता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर दी जाती है, लेकिन सर्वसत्तावादी व्यवस्था के अंदर इसको बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे एक तानाशाह को आलोचनाओं का और अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा। और इस तरह से यहाँ पे बताया गया है गाइस कि किस तरह से जो बेसिक राइट्स है उनको भी सर्वसत्तावादी व्यवस्था के अंदर नहीं दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाइस, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि तीसरी दुनिया के देशों पर किस तरीके से इसका असर पड़ता है, वो यहाँ पे बताया गया है गाइस। तो फटाफट से हम इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस, हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, पिछले वर्ष में तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र के तेजी से प्रसार के बावजूद इस बात के प्रमाण बढ़ गए हैं कि लोकतांत्रिक नेताओं की एक बड़ी संख्या सत्तावादी प्रथाओं को अपना रही है। इस तरह की प्रथाओं में शामिल है विधायकों को बाईपास करने के लिए उपकरणों का उपयोग या विपक्षी दलों के संचालन की क्षमता को प्रतिबंधित करना, उनके लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना और उनके देशों में न्यायपालिका का राजनीतिकरण करना। फिर भी ऐसा क्यों होता है, ये पता लगाने के लिए निर्देशित प्रश्न केवल संबोधित किए जाने की शुरुआत है। तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक नेता इस प्रकार के अधिनायकवादी प्रथाओं का उपयोग
क्यों करते हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था से निकलने वाली बाहरी आर्थिक बाधा, इन बाधाओं के प्रमाण स्वरूप उन सीमाओं को दूर करने के लिए चुने हुए नेताओं को कुछ अधिनायकवादी प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजीगत गतिशीलता और उधार देने से उत्पन्न बाधाएं तीसरी दुनिया के देशों में कई नेताओं को सत्तावादी प्रथाओं का प्रयोग करने के लिए मजबूर करती हैं। सो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि जो हमारे तीसरी दुनिया के देश हैं, बेसिकली गाइस तीसरी दुनिया का जो ये शब्द है, इससे हमें पता चलता है विकासशील देशों के बारे में, जिसके अंदर अफ्रीका के देश और हमारे एशिया के देश भी आते हैं। तो एक्चुअली गाइस यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये तीसरी दुनिया के देश हैं, इनके अंदर ज़्यादातर देशों के अंदर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक सर्वसत्तावादी व्यवस्था के बीच पनपते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि गाइस आज आप लोग देख सकते हैं कि जो हम कोई भी जो देश होता है उसके अंदर जो ओपोजिशन होता है, यानी कि विपक्ष जो पार्टी होती है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर सत्ता में कोई पार्टी बैठी है और वो कोई गलती करती है तो उसकी गलतियों को वो बता सके। पर आज के टाइम में जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, एंड गाइस इसी वजह से जो एक पार्टी है वो पूरे देश पे छाई हुई है। ऐसा कई देशों में देखा जाता है, एंड गाइस ऐसा हमारे इंडिया के अंदर भी होता है। तो गाइस वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि इन चीज़ों के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, सर्वसत्तावादी व्यवस्था के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। तो गाइज ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आई नो गाइज आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बट गाइज आप लोगों को इसी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान रखना है। एंड गाइज मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ करूँ, ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों को अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन गाइज मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सो गाइज आई एम श्योर आज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो। एंड गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।